नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप लाइब्रेरी साइंस और वीएमओ कोटा से संबंधित अपडेट के जानने के लिए बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहते हैं और लाइब्रेरी साइंस का से भी अपडेट रहना चाहते हैं, उनका नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको अपडेट टाइम टू टाइम दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जो लाइब्रेरी साइंस का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक 5 मूलभूत श्रेणियां यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी सवाल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है और कंपटीशन में आपके आने वाला है, उसका आपका बेस मजबूत होगा। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, नोट्स बनाएं। तो रंगानाथन जी ने कोई भी एक टॉपिक कहें या कोई शीर्षक कहें, जो भी कहें, उस या विषय को कुछ भागों में बांटा है। ठीक है, उसका पक्ष बनाया, पक्ष का भी आगे पंक्तियां बनाई। ठीक है, और उसकी हर एक श्रेणी बनाई है। ठीक है, उसको 5 भागों में इन्होंने बांटा है। एक जैसे मेन श्रेणी है पी, उसके बाद एम का मैटर यानी कोई पदार्थ वगैरह यूज होता है, ई से एनर्जी, किसी भी क्रिया या प्रक्रिया समस्या के बारे में बात हो तो एनर्जी में आएगा। यदि उसके साथ स्थान होता है, एस और टाइम साथ में जोड़ा जाता है तो टी। ये पीएमईएसटी 5 मूलभूत श्रेणियां बनाई है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके बारे में आपको जानना जरूरी, इनके बारे में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रंगानाथन जी का मानना था कि जो विषय होते हैं वो क्या है, हमारे विषयों का समूह। जो ज्ञान है ये क्या विचारों का भंडार है, विचारों का समूह है या भंडार है। और उस विचारों को 5 मूलभूत श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं, ऐसा रंगनाथन जी का विचार था। जैसे पी है व्यक्तित्व श्रेणी या उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। पी से जो एम से मैटर पदार्थ, जिसमें जो जैसे पुस्तकालय लाइब्रेरी में पाठ्य सामग्री होती है या कोई कला वगैरह में लकड़ी वगैरह या जो होते हैं, वो ऊर्जा पक्ष में एनर्जी पार्ट में समस्याएं क्रियाएं ये आती है। ज्यादातर मैन क्लासों में आपको एनर्जी पार्ट मिल जाएगा। स्थान ये किसी भी स्थान के अंदर होता हो या वो दर्शाना हो या समय दर्शाना हो तो काल श्रेणी यानी PMEST ये शॉर्ट में है और इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो रंगानाथन जी का ये कहना था कि जिस प्रकार रंग असंख्य होते हैं, रंग तो अनेक होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख रंग है, प्राइमरी रंग है, वो 4 ही है। जैसे ध्वनियां भी अनेक होती है, लेकिन 5 ध्वनियां वो महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार रंगानाथन जी ने कहा था कि विषय में अनगणित विशेषताएं हैं, कई अनेक सारी विशेषताएं, लेकिन इनका सबका विघटन प्रमुख 5 श्रेणियों में किया जा सकता है, यानी कि इनको 5 श्रेणियों में हम बांट सकते, ऐसा रंगानाथन जी का मानना था। अब ये 5 मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है, उनके लिए चिन्ह कौन कौन सा है, वो हम देखेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, इसको मतलब हास का सिद्धांत या डिक्रीजिंग के रूप में रखते हैं, यानी कि बड़े से लेकर छोटे के रूप, यानी पहले जो व्यक्तित्व श्रेणी बड़ी होती है, पी पहले आता है, उसके बाद पदार्थ आता है, ऊर्जा आती है, यानी इस सीक्वेंस में हम रखते हैं। जब भी हम वर्गांक बनाते हैं, आपने वर्गांक किए होंगे या भविष्य में करेंगे, तो उसको इस रूप में PMST के रूप में हम समायोजित करते हैं। ठीक है, और आपके ये PMST को लिए एक निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है, लघुत्तरात्मक बन सकता है या 2 नंबर का जो बन सकता है। अब 2 नंबर का क्या बनेगा कि व्यक्तित्व श्रेणी के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया था। व्यक्तित्व श्रेणी के लिए कोमा यूज किया जाता है, सिंगल कोमा। और मैटर के लिए ये सेमीकोलन यूज किया था। एनर्जी पार्ट के लिए कोलन का यूज किया जाओ, स्थान के लिए डॉट का, और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्ट, ये ऊपर वाला ये जो कोमा होता है, ये वाला सा कोमा यूज किया जाता है। तो इन चिन्हों को लेकर किसी भी श्रेणी का एक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चिन्हों को आप याद कर लीजिए। ये मतलब बेसिक है और इसको लेकर आपके सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में, हर साल में पूछा जाता है। अब ये पांचों श्रेणी हमने पढ़ ली, अब एक एक श्रेणी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब है पहली मूलभूत श्रेणी पर्सनैलिटी। ये क्या होती है, किसी भी विषय की
मुख्य श्रेणी होती है। क्या होता है? मुख्य श्रेणी या आधारभूत अंग होता है। ठीक है, और उस अध्ययन क्षेत्र का व्यक्तित्व पक्ष होता है। आगे डिटेल में बात करेंगे। पहला ये है कि जो पर्सनैलिटी है वो किसी भी विषय का आधारभूत अंग अंग होता है। दूसरा, वो किसी भी विषय को एक सुनिश्चित आधार प्रदान करता है, यानी कि व्यक्तित्व जो श्रेणी है विषय को आधार प्रदान करता है, और ये विषय का क्या होता है? मूलभूत आधार होता है। ठीक है। और अन्य श्रेणियों की क्रियान्विति, अन्य जो श्रेणियां यानी एम ए ई एस टी जो भी है वो इसके ऊपर ही निर्भर करती है, और यदि ये नहीं होगी तो उनका भी अस्तित्व लगभग ना के बराबर या असंभव है। यानी कि ये अति महत्वपूर्ण श्रेणी है। व्यक्तित्व श्रेणी विषय का स्थूल व विशिष्ट भाग होती है, जिस पर पूरा विषय आधारित होता है, यानी कि पूरा विषय इसके ऊपर आधारित होता है। ये आपको इसकी खासियत है, 2-4 लाइनों में आप जितना भी इसको विस्तार दे सकें, लेकिन बेसिक ये है, ये आपको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यह विषय में अंतर्निहित होती है, दूसरी श्रेणियों को आधार प्रदान करने का कार्य कर, यानी कि दूसरी श्रेणी को ये क्या देती है? आधार देती है, क्योंकि ये आधारभूत अंग होती है। ठीक। अब इसका जो छठा संस्करण है कोलन का, उसके उसमें इसका जो विभाजन किस प्रकार किया गया है वो हम देखते हैं। जैसे आपने जो मेन क्लास लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी साइंस में विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय, जैसे ये लाइब्रेरी साइंस का फॉर्मूला 2, और फिर पी, फिर एम मैटर आएगा, और फिर एनर्जी पार्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो पी पक्ष है वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, जैसे 2 लाइब्रेरी साइंस का, उसके बाद 2 जोड़ा तो पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे 2 3 4 या 3 3 जो कॉलेज लाइब्रेरी या रिसर्च लाइब्रेरी। तो विभिन्न प्रकार के पी के बाद यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे FOCI 4P इस करके लिखा होगा, उसके बाद जो भी चीज है वो पी पक्ष के लिए। तो और बोटनी है, जो बोटनी में जो पौधों के वर्ग है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और भी बहुत सारे प्लांट है, वो पी पक्ष में है। और जैसे जो एल मेडिसिन साइंस है, उसमें जो शरीर की अंग है वो पी पार्ट में। हर मेन क्लास में पी पार्ट दिया हुआ, आप वहां देखोगे तो लिखा होगा FOCI NP, इस तरीके से लिखा हो, यानी कि पी के रूप में। तो वहां से जो स्टार्ट होता है वो सारा पी पक्ष होता है, हर मेन क्लास में दिया हुआ होता है। और रंगानाथन जी के अनुसार इस श्रेणी को पहचानना सबसे कठिन। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि किस श्रेणी को पहचानना सबसे कठिन है? तो वह पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व श्रेणी को। ठीक। अब इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई टाइटल है तो उसमें आप क्या करो कि जैसे मान लो यहाँ पी है, एम है, ई है, एस है, टी। उसमें सबसे पहले समय छांट दो, यानी टाइम निकाल दो, स्पेस निकाल दो, एनर्जी पार्ट वर्ड कोई आ रहा है वो निकाल दो, और टाइम एक बार निकाल दो। इनको आप फाइंड आउट कर लेते, उसके बाद जो बचता है वो पी है। तो यानी कि ये छांट कर जो बच गया तो उसको अपने एक तरीके से अवशेष कहते हैं। तो ये इस तरह से छांटने की जो विधि होती है, या जो उसको अवशेष विधि कहते हैं। ठीक है, इसको इसका पता किस किस विधि से लगाया जाता है? तो अवशेष विधि से। ये आपका नॉलेजेबल है, यूनिट यूनिट एग्जाम में भी आपसे पूछ लेंगे और कंपटीशन में भी पूछ लेंगे कि अवशेष विधि है वो पर्सनैलिटी के लिए या व्यक्तित्व श्रेणी के लिए को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी पूछेंगे कि कौन सी श्रेणी को पहचानना या उसकी पहचान सबसे कठिन है? तो वो है पर्सनैलिटी की। ठीक है, या तो मैंने वो आपको बताया कि जो काल है, स्थान है, ऊर्जा और मैटर को छांटने के बाद जो शेष रहता है वो व्यक्तित्व श्रेणी है, और इसका जो संयोजक चिन्ह है वो कोमा है। ठीक। अब ये है कि पहली बार जो वर्ग आएगा, पहली जो पी आई, जैसे मेन क्लास जैसे 2 है उसके बाद 2, ये भी पी है, लेकिन मेन क्लास के साथ जो आएगा उसके साथ ये कॉमा नहीं लगेगा, सेकंड पी के लिए कॉमा लगेगा। इस बात ये भी एक मतलब डेप्थ नॉलेज है। जैसे मेन क्लास पी, अब ये भी पी है, तो इसको साथ में जोड़ेंगे तो वो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, इसके बाद अगर सेकंड पी आता है तो लगेगा। जैसे आपके बिब्लियोग्राफी का है, तो उसमें P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, यानी P2 और P3 के बीच कहीं भी कॉमा नहीं लगता है। जैसे ओ है, ओ क्लास है, लिटरेचर पी है, P2
P3 कोमा P4, यानी कि जो पहली पी है उसमें कोमा नहीं लगता है और दूसरी पी के लिए कोमा लगता है, यानी पी के लिए कोमा लगता है। ठीक है, तो ये अभी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पी आएगा वहां कोमा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन क्लास के साथ आएगा तो कोमा नहीं लगेगा सीधा, और P2 और P3 के बीच में कोमा नहीं लगा। ये बेसिक है, आप आगे भविष्य में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चलो, तो पी पक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। ये आधारभूत पक्ष होता है, इसकी जो पहचान सबसे कठिन होती है, अवशेष विधि से इसका पता लगाया जा सकता है। अब मैटर क्या होता है कि जो भी टाइटल होता है या मेन क्लास में जो पदार्थ यूज किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी साइंस में मैटर क्या है, पाठ्य सामग्री। क्या है? पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री की कोड कहाँ से लाएंगे? ये बिब्लियोग्राफी, जस्ट इससे पिछली वाली क्लास है उसमें, जैसे पीरियोडिकल्स है, बुक्स है वगैरह, जो जर्नल है, वो सारे बिब्लियोग्राफी से लाएंगे। जैसे एम क्लास है, एम में जो भी लुगदी वगैरह, कागज, कपड़ा वगैरह, जो भी सारा वो मैटर है। ठीक है, तो ये पदार्थ श्रेणी से में जो पदार्थ या वस्तुएं होती है जो किसी विषय विशेष वर्ग का निर्माण करने में प्रयुक्त होती है या प्रयोग में लाई जाती है, वो पदार्थ श्रेणी है। ठीक है, यानी पदार्थ श्रेणी से अभिप्राय उन पदार्थों और वस्तुओं से है जो विषय के किसी वर्ग का निर्माण करने में प्रयुक्त होती है। जैसे लकड़ी है, कागज है, ऊन वगैरह, ये सारे जो पदार्थ है किसी विषय के अंदर कहीं न कहीं मेन क्लासों में यूज किए जाते हैं। द्विबिंदु वर्गीकरण में जो इनका प्रयोग है, गिने चुने जो मुख्य वर्गों में, जैसे मान लो एक लाइब्रेरी साइंस में हुआ है, एम मैटर क्लास में हुआ है, एक्स इकोनॉमिक्स में हुआ है। ठीक है, और थोड़ा बहुत एल मेडिसिन में वगैरह में हुआ है, और बायोलॉजी में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई मेटाबॉलिज्म का आता है तो ई केमिस्ट्री से मैटर के रूप में लेती है। और भी आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मतलब आपको क्लियरली हो जाएगा कि किन किन में ये जो प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह है वो सेमीकोलन है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये मैटर पुस्तकालय विज्ञान में जो पाठ्य सामग्री के रूप में, जैसा मैंने आपको बता दिया, और शिल्प कलाओं में विभिन्न प्रकार के कपड़ा वगैरह लोग दिए, इनका प्रयोग होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक, तो इसका जो मैटर का जो चिन्ह था वो आपको सेमीकोलन है वो बता दिया। ऊर्जा पक्ष का चिन्ह है, ये कोलन होता है, विसर्ग जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। तो ये ऊर्जा पक्ष, अब ऊर्जा पक्ष क्या है? किसी भी विषय के अंदर समस्याएं, क्रियाएं, प्रक्रियाएं, वो है। कार्यकलाप, गतिविधियां, क्रियाएं, प्रक्रियाएं, समस्याएं, ये ऊर्जा से संबंध है। यानी किसी विषय के क्रियाकलाप, गतिविधियां, प्रक्रियाएं और समस्याएं के किस पक्ष में आती है? ऊर्जा पक्ष में आती है। और इसका प्रयोग अधिकांश मुख्य वर्गों में किया गया, लगभग ज्यादातर में इसका प्रयोग किया गया है। मुख्य वर्ग जैसे जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण है, संरचना है, और पारिस्थितिकी है, और एजुकेशन में शिक्षण के तरीके, छात्रों की समस्या वगैरह। ठीक है, समाज शास्त्र में समाज की जो समस्या है उनके बारे में इसका यूज हुआ है, उनको बताने के लिए। जैसे एल मेडिसिन में बीमारियां वगैरह, सर्जरी वगैरह, समस्याएं वगैरह, निदान का, इलाज का, वो अनेक वर्गों में इसका अर्थ, अन्य अर्थ में, हर मेन क्लास में उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। और ललित कलाओं में जो टेक्निक के रूप में इसका उपयोग हुआ, कृषि में हार्वेस्टिंग के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये अलग अलग जो एनर्जी पार्ट के लेकर बताई गई है। अगला है स्थान। अब स्थान जो भौगोलिक स्थल होता है वो, भौगोलिक जैसे शहर, शहर, नगर, देश, वो हो सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, वो हो सकते हैं, या नदियां, डेल्टा, ये सारे क्या है? स्थान में आते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग उसी रूप में हुआ है जिसी रूप में अपन मानते हैं। ठीक है, जैसे अब ये जो स्थान है वो चार भागों में बांटे गए हैं। पहला है राजनीतिक भूभाग। राजनीति में जैसे जो महाद्वीप है, देश है, नगर है वगैरह, ये क्या है? राजनीति के रूप में बांटी गई है, पहला। और दूसरा जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के छोटे बड़े है, जैसे सिटी आ जाए, जयपुर सिटी, उदयपुर सिटी, जैसे तापमान इन बाड़मेर आ जाए, या वो स्टोर में बाड़मेर, जयपुर, ऐसा कुछ आ जाए, तो वो जनसंख्या के अनुसार आता है। मान लो ऐसा आ जाए तो जैसे मान लो, तो क्या करना, बड़ा कोड फिर छोटा कोड, राजनीतिक विभाग के साथ छोटी इकाई, जैसे टेम्परेचर इन बाड़मेर सिटी, तो आप टेम्परेचर का कोड डॉट राजस्थान 4437.B, इस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, और उसके प्रथम अक्षर के साथ ये डॉट से जोड़कर कर दिया जाता है। ये जनसंख्या के अनुसार इनका प्रयोग होता है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट ऑफ चूरू, तो ये
ठीक है। तो ये क्लाइमेट का, ये राजस्थान का 4437 और सी चूरू का। उसके बाद है प्राकृतिक विभाग। प्राकृतिक विभाग में क्या, पर्वत, पठार, नदियां वगैरह इनके भी कोड दिए गए गए हैं। ये आपके एक सेक्शन 42 है, वो 2.17 पेज नंबर पे है। अब लगभग शुरुआत में 26 या 27 में शुरुआत में वहां पर एनेक्सर में दिया हुआ है। तो ये तो स्थान दो तरीके से, एक जैसे अभी अभी ये पढ़े ऊपर वाले, तो ये S1 जिसमें स्थान, नगर वगैरह सारे आ गए, और ये पर्वत, पठार, मैदान है, यही S2 है। जो 42 सेक्शन है, जो पेज नंबर 2.18 के बाद वो चेंज हो गया, शुरुआत में 26 से 28 पेज पर आपको मिल जाएगा। अब वो कोड आपको, ये परिशिष्ट जिसको एनेक्सर बोलते हैं, वहां पर दिए गए, आप कोड वहां से ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसी में ही दिशा के अनुसार, जैसे पूर्वी वगैरह, ये आपके 2.8 पेज पर बाई ओरिएंटेशन, बाई ओरिएंटेशन दिए हुए, उसमें आपके 9M, 9S, 9G, आगे 1 लगा हुआ है, 1 हटा देना, बाकी वाला 9M हो, S हो, जो भी हो, पूर्वी दक्षिण का जो भी कोड हो 9 के साथ हो, आप उसमें ले सकते हो। तो ये स्थान के लिए जो बताई गई, आपका बड़ा जो अगर सवाल आए तो लिखने में आपको सहूलियत रहेगी। अगला है काल। काल मतलब टाइम। तो टाइम भी उसी रूप में प्रयोग हुआ जैसा बताया, जैसे 1947 48, जो 1800 का, 1600 का, 1500 का, जो भी एक वो है, दूसरा ऋतुओं वाला, ग्रीष्म, सर्दी वगैरह ये। और जैसे इसमें शताब्दी आ जाती है, दशक आ जाता है, दिन, माह वगैरह, उनको भी इसमें बताया गया। फ्यूचर के लिए भी है और वर्तमान के लिए भी इसमें चिन्ह है। जैसे लाइब्रेरी साइंस इन 20th सेंचुरी, लाइब्रेरी साइंस का 2 और 20 सेंचुरी के लिए एन कोड आता है। और इसमें शताब्दी या दशक के लिए ये मतलब जैसे दशक के लिए जैसे 1900 का कोई है तो N1, एन, ठीक है, N3, इस तरीके से जो भी दशक को कोड अपन, दशक का भी कोड इसमें बता सकते हैं। जैसे अप टू है तो 1981, तो ये लास्ट वाला दशक है, तो 90 के तक का तो N9 इसमें करेंगे। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, 5 मूलभूत जो श्रेणियां हैं उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, वैल्यू ऑफ सिल्वर करेंसी इन इंडिया और ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। अब ये सवाल है, ठीक। अब इसमें जब आप सवाल हल करेंगे तो इसमें देखो कि ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, स्थान है, स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू है, ये इसका मतलब एनर्जी पार्ट है, और सिल्वर क्या है, एक मैटर है, और करेंसी क्या है, पी पार्ट है। इस तरीके से आपको उसको छांटना पड़ेगा। अब आपको जब वर्गांक आप करेंगे तो सबसे पहले ये पी पार्ट आएगा, फिर एम आएगा, फिर ई, एस, टी, ऐसे ये वर्गांक बनेगा। तो करेंसी का ये मतलब जो सवाल है, ये इकोनॉमिक्स का, यानी एक्स 61 हो जाएगा। और ये जो मैटर के रूप में, तो ये 2 हो जाएगा। वैल्यू एनर्जी में इसका 7 है, आप बुक देख सकते हो, इंडिया के 44 है, और ये 20वीं शताब्दी का एन है। तो इसका वर्गांक आपके बन जाएगा, सबसे पहले पी आएगा x61, और ये मैटर है तो सेमीकोलन 2, ये उसके बाद एनर्जी कोलन 7, और उसके बाद ये स्थान आएगा डॉट 44, और ये एन, ये इसका आपके वर्गांक है, ये बनेगा। अब ये चीज़ आपको अभी थ्योरी एग्जाम दे दीजिए, बाद में जब प्रैक्टिकल होंगे तब आपको कोर्स में ये आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो ये जो करेंसी है, ये पी पक्ष है, जैसा कि मैंने हल करके आपको बता दिया है। अब आपको एक एक करके इसका बता देता हूँ। करेंसी है वो पी पक्ष है, जो विषय का मूलभूत आधार है। सिल्वर है जो मैटर है, जो जिसमें पदार्थ यूज हुआ है। वैल्यू है ऊर्जा पक्ष है, जो कोई समस्या वगैरह है। और इंडिया जो भौगोलिक स्थान है, और 20th सेंचुरी जो समय का है, ठीक है। इस तरीके से उसका अपन सवाल का जो हल करते हैं या बताते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मूलभूत श्रेणियों की आवर्तन और स्तर, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी आपके एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। पहला एक आवर्तन और स्तर क्या है, एक ये
ठीक है, कौन से पक्ष में आवर्तन होता है, कौन से पक्ष में स्तर होता है, कौन से पक्ष में आवर्तन नहीं होता है, कौन से पक्ष में स्तर नहीं होता है। ये चीज बेसिक है, और यहाँ से आप समझ लिया तो आपको कंपटीशन में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आवर्त आवर्तन का जो शब्द है वो आवृत्ति से बना है। किससे बना है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब आना, आना या जो भी यूज होना, प्रयोग होना। आवर्ती मतलब कितनी बार वो आ रहा है। ठीक है, और इस पुस्तकालय में अपन भाषा में समझे तो किसी पक्ष का एक बार से अधिक बार प्रयोग होना। लाइब्रेरी साइंस में अगर इसका परिभाषा या जो अगर अर्थ समझे तो किसी पक्ष का एक बार से अधिक बार प्रयोग होना। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार एक पक्ष का एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है। ठीक, अब देखो कोलन क्लासिफिकेशन में पीएमई पक्षों का एक बार से अधिक आवर्तन होता है। यानी 3 पक्ष है, इनका ही पीएमई जिनका आवर्तन होता है, और एस और टी का आवर्तन नहीं होता है। किसी पक्ष का प्रथम बार प्रयोग करना, वो प्रथम आवर्तन, और दूसरी बार उसका प्रयोग होना द्वितीय आवर्तन या दूसरा आवर्तन कहलाता है। और जैसे पी है तो पहला जो आवर्तन होगा या 1p लिखेंगे या सीधा पी आएगा, सेकंड 2p, थर्ड 3p, इस तरीके से वो आवर्तन होगा। और उसी तरीके से मैटर में भी m और 2m 3m, यानी पहली बार आना m या दूसरी बार आना 2m और तीसरी बार आना 3m, यानी पहले बार जो भी आता है उसको सीधा ही लिखते हैं। इसी तरह सभी पक्षों का आवर्तन इस तरह से जाना जाता है। जैसे जो पी पार्ट का है तो 1p प्रथम आवर्तन उसको पी, और द्वितीय आवर्तन को 2p, उसी तरीके से तृतीय आवर्तन को 3p। मैटर में भी प्रथम आवर्तन को m, सेकंड को 2m और थर्ड को 3m। एनर्जी वाले में भी e, सेकंड को 2e, थर्ड को 3e, इस तरीके से आवर्तन को जाना जाता है। और इस स्थान और समय के आवर्तन नहीं होते। ये बिल्कुल बेसिक है और आपको इसका ध्यान आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब पी पक्ष के आवर्तन, तो प्रथम आवर्तन है वो मुख्य वर्ग के साथ बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयुक्त हो जाता कि जैसा मैंने आपको बताया। पी पक्ष का जो दूसरी बार जो पी पक्ष आएगा वो एनर्जी के बाद ही आएगा, उसको 2p कहते हैं। ये बिल्कुल भी बेसिक है। और सेकंड ई के बाद दूसरी बार जब पी पार्ट आएगा उसको 3p कहा जाएगा। और एनर्जी के बाद जो पी पक्ष आएगा उसको किसी भी प्रकार के संयोजक चिन्ह की योजक आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो एनर्जी के बाद जस्ट पी पार्ट आएगा, वो ये मुख्य वर्ग में जब हम वर्गांक बनाते हैं कई बार हमें ये संशय की स्थिति होती है इसमें कॉमा लगाए या नहीं लगाए, तो उसका सीधा चिन्ह आएगा। यानी कि बिना चिन्ह की सहायता के सीधा पी पक्ष वो लिया जाएगा। ये एक सबसे पहले आपको शायद ई केमिस्ट्री में आपको वहां पर आएगा, उसमें लिखा आएगा आपके 2p ऑफ ई, इस तरीके से लिखा आएगा। तो आप जब केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तब आपको समझाया हाँ ये जिसे इन्फेक्शन ऑफ लंग्स डिजीज, ये तो सबसे पहले L45 लंग्स का है, और 4 है कोलन 4 है डिजीज का। वो जो पी पार्ट है वो 4 का ही सेकंड पी पार्ट है। यानी 4 का जो 4 एनर्जी, इसके बाद जो पी आ रहा है वो अलग अलग बीमारियों का कोड है, तो वो पी पक्ष के रूप में आ रहा है। जो एक तरह से समझे 2p है, जो 2p पार्ट आ रहा है तो वो सीधा आएगा बिना कोलन के आएगा। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें 45 लंग्स का है, और जो कोलन 4 और 2, ये 4 एनर्जी का है, और सेकंड
टू पी है, जो टू है वो टू पी जो यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद जो 6 है वो है आपके ट्रीटमेंट का, और 16 है वो एनर्जी पार्ट का है, द्वितीय आवर्तन। जो पी पक्ष का है, जो 16 पी पक्ष का है, तीसरा आवर्तन। ठीक है, और ये 4 फर्स्ट एनर्जी है और 6 है वो सेकंड एनर्जी है, और इसमें जो 2 है वो टू पी है, जो इसमें जो 16 है वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से 6 के साथ आके जुड़ा गया है। और सेकंड राउंड सेकंड लेवल, तो जब सेकंड राउंड में ये आता है तो उसको कोमा के साथ, जैसे क्वांटिटेटिव माइक्रो एनालिसिस, तो एनालिटिकल का E:3 है, और उसके बाद जो मैक्रो का 4, और फिर ये क्वालिटेटिव का कोमा 1, जो सेकंड लेवल में जब आएगा तो वो कोमा लगेगा। जैसे एक टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय डिस्कस मेथड, तो फिर टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस का T:3 टीचिंग का है, और विषय विधि से 2 जुड़ गया, और फिर जो मेथड जो आएगा वो कोमा लगा के जुड़ेगा। ये आप उसमें अपन पढ़ेंगे, जो टी एजुकेशन मैंने क्लास में पढ़ेंगे। अगला, अब ये तो पढ़ा पी पार्ट का, अब मैटर पार्ट का जो आवर्तन है वो, अब वही का वही, एक सेकंड जो आवर्तन है वो 2m में, 3 आवर्तन है वो 3m आएगा, और ये आएगा सेकंड जो आवर्तन है वो एनर्जी के बाद आएगा, और इसके लिए सेमीकोलन लगाया जाता है। अब ये सी फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मेडिसिन में भी इसका मैटर की जरूरत उपयोग की पड़ती है। जैसे इसमें आया आयरन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कितना है इन प्लांट्स। अगर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट सेल है, तो आई सेल का 11, और मेटाबॉलिज्म का कितना है :33। आयरन का कोड का मैटर से लिया जाएगा, केमिस्ट्री में वो 182 है, तो ये सेमी कोलन लगाकर 182, ये सेकंड एम है। यानी एनर्जी के बाद जब मैटर आएगा तो 2m के रूप में आएगा, ये यानी कि सेकंड मैटर, द्वितीय रूप में, द्वितीय आवर्तन आवर्तन के रूप में आएगा। पहला डायरेक्ट आएगा और सेकंड आएगा तो एनर्जी के बाद आएगा। जैसे इसमें ट्रीटमेंट बाय सेलाइन वाटर इंजेक्शन का है, तो :4 ये 16 ये ट्रीटमेंट का, और उसके उसके बाद ये जो 4 1 7 ये 3m है, ये जो इंजेक्शन जो बनाने का उसका रासायनिक जो पूरा है, तो ये तीसरी बार मैटर के रूप में, यानी फर्स्ट एनर्जी के बाद आएगा तो सेकंड, और सेकंड एनर्जी के बाद आएगा तो थर्ड एम। अब ये मैटर के थे। अब ऊर्जा पक्ष के आवर्तन, तो सेकंड एनर्जी के प्रयोग के बिना ई पक्ष संभव नहीं हो सकता, यानी जो 2e है उसके लिए फर्स्ट एनर्जी का होना जरूरी है, यानी कि 2e तब आएगा जब फर्स्ट ई होगा, तो जब फर्स्ट ई होगा तभी सेकंड ई का प्रयोग किया जाएगा, यानी सेकंड ई का प्रयोग करना है तो फर्स्ट ई जो एनर्जी जो आवर्तन है उसका होना जरूरी है, और दोनों के लिए कोलन लगाया जाता है, और अनेक अलग अलग मुख्य वर्गों में अलग अलग नामों से इसका प्रयोग है। जैसे ये एग्रीकल्चर में भी, जैसे एक सोइल का है उसमें भी अलग अलग पार्ट, जैसे कंजर्वेशन है, डेवलपमेंट है, इस तरीके से दिए गए। मेडिसिन में भी अलग अलग जैसे दिए गए, जैसे डिजीज है, ट्रीटमेंट, सर्जरी के लिए अलग अलग सेकंड एनर्जी पार्ट है वो दिए गए हैं। अब ये था आवर्तन। अब पढ़ेंगे स्तर, उसको बोलते हैं लेवल। जो आवर्तन था उसको राउंड बोलते थे। ठीक है, तो अब स्तर को अपन पढ़ेंगे। तो स्तर किसमें होते हैं? पीएसटी में। और आवर्तन किसकी होती है? पीएमई में।
ये है आवर्तन और ये है स्तर। संपूर्ण विषय में उसका कोई भाग या खंड P के स्तर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक सवाल है, लीफ ऑफ क्रिप्टोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया के 11 और जो लीफ है उसका सेकंड भाग है वो 15 है। जो लीफ है वो पौधों के अंग के रूप में, उसी का सेकंड रूप जब आ जाता है तो उसका वो द्वितीय स्तर है, यानी P2। अब जब आवर्तन की बात होगी तो 2P माना जाएगा, 2P लिखा जाएगा। अब स्तर की बात होगी तो P2 लिखा जाएगा। उसी तरीके से जैसे एनर्जी पार्ट था, तो एनर्जी में जैसे स्थान था, तो जो आगे अंक आ रहा है तो आवर्तन है और पीछे अंक वो स्तर है। ये इसका बेसिक है। अब P पक्ष के स्तर, ठीक है, तो इसमें P1 P2 P3। फर्स्ट आवर्तन P1, सेकंड आवर्तन P2 और थर्ड आवर्तन है P3 और फोर्थ है तो P4 कहलाता है। ये आवर्तन जो सॉरी स्तर, ये अब ये सवाल आपके आया है कि एक सेकंड ग्रेड में आया था कि किन किन मेन क्लासों में जो P के 4 आवर्तन या P सभी पार्ट P के ही है, जैसे जनरल बिब्लियोग्राफी और ओ लिटरेचर, P1 P2 P3 और P4। ये सेम टू सेम जनरल बिब्लियोग्राफी में है और वो लिटरेचर में। एक मेन क्लास तो नहीं है, लेकिन एक R6 है जो कैनोनिकल वर्ड है, उसमें भी ये सेम टू सेम पार्ट है। आप कॉलन में देख लेना, जो सभी जो पक्ष है उनमें स्तर का यूज किया गया, P1 P2 P3 P6 और इनके लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर निर्देश नहीं हो तो वहां पर कोमा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे P2 और P3 के बीच में कोमा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओ वाला है, तो जैसे ये इनके बीच में ये P2 है और P3, इनके बीच में कॉमा नहीं का रूल नहीं है तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब M का स्तर, अब जो M के लिए छठे संस्करण में इसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन गैन वर्गीकरण में इसका किया जाता है और सातवां जो संस्करण है उसमें ये इसका प्रयोग होता है, लेकिन अपन छठा संस्करण हमारे सिलेबस में तो उसी का अपन पढ़ेंगे। अब स्थान के स्तर, अब स्थान दो होते हैं, जैसे पीछे आप बताया राजनीतिक स्तर पर, जनसंख्या के स्तर पर, दिशा के स्तर पर, ये होते हैं S1। और उसके बाद जो भौगोलिक स्तर जो होते हैं पर्वत पठार मैदान, वो होते हैं S2। और पेज नंबर 2.8 से 2.17 पर तो है आपकी ये S1। और उसी में जो एक सेक्शन 42 है वो S2 का है, जो अभी संशोधित करके पेज नंबर 24 पे दिया गया है, शुरुआत में दिया गया, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, संशोधित है। जो S1 है वो राजनीतिक विभाग है, जनसंख्या वाले विभाग है या दिशानुसार विभाग के लिए किया जाता है। और जो S2 है वो जो भौतिक विशेषताओं वाले भौगोलिक क्षेत्र जैसे पर्वत पठार नदियां वगैरह, उनके लिए S2 का प्रयोग है वो किया जाता है। और प्रत्येक स्तर के लिए डॉट का प्रयोग किया, चाहे पर्वत पठार मैदान हो उनके लिए डॉट भी होगा, और ये जो भौगोलिक स्थल है इनके लिए भी डॉट का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ माउंटेन ऑफ मध्य प्रदेश, फिजिकल ज्योग्राफी का U2, मध्य प्रदेश का 4445 और माउंटेन का G7। तो जो 4445 से पहले डॉट आया है और मध्य प्रदेश से पहले भी डॉट, सॉरी माउंटेन से पहले भी डॉट आया, दोनों S1 और S2 दोनों के लिए, यानी मध्य प्रदेश से पहले डॉट और माउंटेन से पहले डॉट। अब टाइम का स्तर, टाइम में भी दो है, एक जो सन वाले है, एक दूसरा ऋतु वाले। सन वाला है वो T1 है और ऋतु वाला है वो T2 है। तो ये भी दो स्तरों में प्रयोग हुआ है।
पहले में शताब्दियां वगैरह दिन वगैरह वो आते हैं, और दूसरे में जो मौसम संबंधी जो है, जैसे समर है, विंटर है, दिन नेट है, वो ठीक है। वो उनकी दोनों के लिए भी सेपरेटली ये कॉमा का चिन्ह है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे रेनफॉल इन राजस्थान ड्यूरिंग समर ऑफ 1988, तो इसमें जैसे ये रेनफॉल और ये राजस्थान, ये पहला जो T1 जिसमें सन दिए वो, उसके बाद T2 जिसमें ये समर विंटर वगैरह वो होती है, और इन दोनों के लिए देखो कॉमा सेपरेटली यूज होता है, ठीक है। और एस और टी के जो पक्ष के आवर्तन नहीं होते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमने जो पढ़ा है, वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह को महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा।